So, good morning, everyone. We were doing chapter 15, Air Around Us. तो इसमें सबसे पहले we have started with the concept of air, and moving air is known as wind. Then we have studied one experiment in which it is being showed that air is present around us. Air is present, तो हर जगह पे air present है. उसके लिए हमने एक bottle वाला experiment देखा था. Then the main part of this chapter, that is composition of air, under the topic what is air made up of. तो इसमें हमने several gases के बारे में पढ़ा था. Oxygen, carbon dioxide, nitrogen, there were water vapors and dust and smoke also, and some other gases are also present that you will learn in the next classes. उसके बाद, now, today we are going to start with the article number 15.3 on page number 151. How does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? तो इसमें two concepts हैं. एक तो पहले हम बात करेंगे water की, then we'll talk about the soil. आपको पता है कि एनिमल्स जो है वो वाटर में भी रहते हैं, अंडर दी सी भी एक लाइफ एग्जिस्ट करती है जिसमें एक्वाटिक एनिमल्स आएंगे, फिश है, स्टार फिश है, जेली फिश है, ऑक्टोपस है, या कुछ भी ऐसे जो एनिमल्स हैं. एंड अंडर जो प्लांट्स भी सरवाइव करते हैं अंडर दी सी. तो वी हैव एनिमल्स, हमारे एक्वाटिक एनिमल्स, दे लिव इन साइड वाटर. So how does oxygen become available to them? Because in the chapter living organisms वाला जो chapter था उसमें हमने जब living beings की properties की थी, characteristic किए थे, then it is being told to you that all the organisms need oxygen, ठीक है, and they will exhale out carbon dioxide during the process of breathing. तो ब्रीदिंग करते वक्त दे विल नीड ऑक्सीजन टू इनहेल. तो ऑक्सीजन कैसे आप डिटर्मिन कर सकते हो दैट वाटर कंटेन्स एयर, और वी कैन से वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन. तो एयर में ऑक्सीजन भी होती है, यू नो दिस. एयर इज कंटेन्ड ऑफ ऑक्सीजन. तो एयर अंडर वाटर भी प्रेजेंट है. उसमें से जो ऑक्सीजन है, जो डिजोल्व है ऑक्सीजन एयर में, वो एक्वाटिक एनिमल्स वो लेंगे और अपने आप को सर्वाइव करते हैं. बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, दैट विल डू फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट. चलिए, हम एक्सपेरिमेंट बाद में देखेंगे, पहले हम सॉइल की बात भी कर लेते हैं. अब आपको पता है कि यस, सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर. ओके, सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. अब ये जो मिट्टी है, ऐसे नहीं है कि वो कंटिन्यूअस ऐसे ही एक रॉक है. दैट इज बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कलेक्ट होके ऐसी ये लेयर बनी है. और वीकेंड से जब आप सॉइल बाहर से लो, आप अपने घरों में भी देख सकते हो, प्लांट्स में जो सॉइल है बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके. तो उन स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में देर आर सम स्पेसेस जिसको एयर स्पेसेस बोला जाता है. सो देर आर सम स्पेसेस जिसमें एयर वहां पे कलेक्ट हो जाती है. दैट एयर स्पेसेस कलेक्ट द एयर. तो इन स्पेसेस में एयर वहां पे रहती है. तो इस वजह से यस, सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में भी, जो जो सॉइल में भी रहते हैं, लाइक रैट्स हैं, वो बरोज बना के रहते हैं अपने, या इवन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, लीचीज हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में रहते हैं. तो उनको भी तो ब्रीथ करना है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी एयर चाहिए. तो सॉइल कंटेन्स एयर इन इट. इसी वजह से जो वहां पे रह रहे ऑर्गेनिजम्स हैं, दे विल सर्वाइव. तो सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर, एंड water also contains air. So the concept was, how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? कि water and soil में रहने वाले animals को oxygen या air उनको कैसे मिलती है. तो हम पहले इसकी presence को find करेंगे कि yes, soil में भी water air present है, and even water में भी air present है. तो we'll see this by an activity. Please watch this video. This will make your concept more clear. To demonstrate the presence of air in soil and water. Air is present in both soil and water. Living things that live under the soil and in water breathe the oxygen in the air between the soil particles or the oxygen dissolved in the water. The solubility of air in water decreases as the temperature increases. Madam, how will you detect the presence of air in soil and water?
Let's perform an experiment to detect the presence of air in soil and water. The materials required are soil, a beaker, water, a gas burner, and a vessel. Test for the presence of air in soil. Procedure: take some dry soil in a beaker. Add a little amount of water to it. Observe the soil carefully. Observation: some bubbles start coming out of the soil. Result: soil has air present in it. When water is mixed with soil, it displaces the air, which is seen in the form of bubbles. Test for the presence of air in water. Procedure: take some water in a vessel. Heat it gently on a gas burner. Observe the water as it begins to heat. Observation: some bubbles start appearing on the inner surface of the pan. Result: air starts escaping in the form of bubbles as the water is heated. Thank you, madam. This experiment has made the concept very easy to understand. सो बाय दीज टू एक्टिविटीज़ इट इज़ बीइंग शोन। सबसे पहले हम वाटर की बात करेंगे। तो वाटर के एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? तो वाटर के एक्सपेरिमेंट में था कि जब हम किसी पैन में या किसी वेसल में वाटर को लेंगे, नॉर्मल वाटर, उसको आप जेंटली हीट करना शुरू करोगे। आप देखोगे जब भी आप चाय बनाते हो, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पहले पानी गर्म होना शुरू होता है, और जब पानी गर्म करना शुरू होगा देन उसमें से कुछ बबल्स उठेंगे। एंड आपको जो एक्सपेरिमेंट पहले नंबर पे कराया था, जो एयर इज प्रेजेंट अराउंड एवरीवेयर, तो उसमें भी यही था कि बबल्स की प्रेजेंट शो दैट एयर इज कंटेन्ड इन वाटर। तो वाटर में एयर कंटेन्ड है, इसका ये हमें कहाँ से पता चलेगा? जब उसमें से बबल्स प्रोड्यूस होंगे। बबल्स की प्रेजेंस मीन्स एयर है उसमें। तो जब भी आप किसी वाटर को हीट अप करना जस्ट शुरू करते हो, तो उसमें बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स जो उसमें डिजॉल्व्ड एयर थी वाटर में, वो एस्केप आउट होना, वो बाहर निकलना शुरू हो गई इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। उसके बाद जब टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, जब वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो बबल्स की जनरेशन और ज्यादा फास्ट होती जाएगी। तो जो उसमें से एयर अल्टीमेटली बाहर निकलती जाएगी। बट वन टाइम विल कम जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, एंड यू नो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बबल्स प्रोड्यूस होंगे, एंड एक टाइम इसके बाद ऐसा आएगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जो वाटर है, पहले पहले तो आपने हीट किया टू बिगिन विद, एयर डिजॉल्व इन इट इन वाटर एस्केप्स। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, द वाटर इटसेल्फ टर्न इनटू वेपर्स। वाटर खुद, पहले तो जो उसमें एयर डिजॉल्व थी सिर्फ वही उसमें से एस्केप आउट करेगी जब बबल्स बनेंगे। बट जब आपने हीटिंग को कंटिन्यू रखा, तो उसमें से एयर खत्म हो चुकी है। अब वाटर गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स जो वाटर है वो इटसेल्फ इट विल चेंज टू वेपर्स। अब उसमें सबसे पहले एयर निकलेगी। जब एयर निकल गई तो वाटर भी वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। सो फाइनली बिगिंस टू बॉयल। तो बबल्स की प्रोडक्शन, दैट मीन्स एयर इज प्रेजेंट इन वाटर। तो एयर में ऑक्सीजन भी तो होती है, नाइट्रोजन भी है, सारी गैसेज हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन वाटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 151, एक बबल बना हुआ है ऊपर, ठीक है। सो विल द टाइनी एयर बबल्स seen before the water actually boils also appear if we do this activity by reheating boiled water kept in an airtight bottle? So okay, they have asked question कि क्या जो छोटे एयर बबल्स हैं वो बॉइलिंग से पहले भी आने शुरू हो जाएंगे? हम इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, जब हमने बॉईल करेंगे तो एक्चुअल बॉईल मतलब एक्चुअल 100 डिग्री सेल्सियस मीन्स वो बॉईल करने से पहले भी क्या बबल्स फॉर्म करेगा?
ऑब्वियसली यस, जब आपने हीट करना शुरू किया वो तभी बबल्स बनाने शुरू कर देंगे, बिकॉज एयर इज डिजोल्व इन वाटर। तो जब भी आप हीट करना शुरू करोगे तो वो एयर उसमें से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, वो बबल्स बनने पहले ही शुरू हो जाते हैं विद एक्चुअल बॉइलिंग से पहले। तो यस, फर्स्ट आंसर इज यस। नेक्स्ट, if we do this activity by reheating boiled water kept in an airtight bottle, अब हमने बॉईल करने के बाद वाटर को एयर टाइट कंटेनर में लॉक कर दिया। दैट मीन्स उसमें एयर तो खत्म हो चुकी थी बॉइल्ड वाटर में, बिकॉज एयर तो सारी उड़ गई। उसके बाद हमने एकदम से उसको एयर टाइट कंटेनर में उस वाटर को बंद कर दिया। अब उसके अंदर कोई एयर नहीं है, बाहर से एयर अंदर नहीं आ सकती बिकॉज वो एयर टाइट कंटेनर है। अब क्या इस एयर टाइट कंटेनर में जो वाटर पड़ा हुआ है वो, उसको हम अगर दोबारा हीट करेंगे देन अगेन क्या बबल्स फॉर्म होंगे? अगर तो उसमें बिल्कुल एयर नहीं बची देन तो कोई बबल फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज एयर उसमें से खत्म हो चुकी है। बबल्स विल नॉट प्रोड्यूस। अगर उसमें उस वाटर में अगेन अगर थोड़ी सी भी एयर प्रेजेंट हुई देन बबल्स विल कम आउट, बबल्स विल फॉर्म। अदरवाइज इसका आंसर है, अगर हम आइडियल कंडीशंस में देखें, अगर बिल्कुल एयर टाइट है उसमें बिल्कुल एयर नहीं है देन नो बबल विल गेट फॉर्म्ड। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में ये बताया गया है कि क्या सॉइल में भी एयर होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, देर आर एयर स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स जिसमें एयर कंटेन्ड होती है। तो इसके लिए आपने क्या किया, आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल लेनी है, उसको बीकर में डाल लेना है। उस बीकर में आपने ऊपर से वाटर डाल देना है। अब वाटर डालने से क्या होगा, जो उसमें एयर स्पेसिस थी, ओके, जो उसमें एयर स्पेसिस थी जिसमें एयर फिल्ड इन थी, अब ऊपर वाटर डालने से क्या हुआ, उन एयर स्पेसिस में वाटर फिल हो गया। तो वाटर को जगह चाहिए फिल होने के लिए। देन जैसे ही उसमें वाटर फिल होगा, एयर जो उसने पहले स्पेस कवर की गई थी वो एयर बाहर निकलना शुरू हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। आपने जैसे इस वीडियो में भी देखा, जैसे ही वाटर को पॉर किया गया तो सॉइल में से बबल्स निकलने शुरू हुए। तो एयर ने बाहर निकलना शुरू कर दिया ताकि वो वाटर को स्पेस दे सके। तो एयर विल इमर्ज आउट, इट विल एस्केप आउट एंड वाटर उसकी प्लेस ले लेगा। इससे ये भी प्रूव हुआ दैट सॉइल कंटेन्स एयर इन इट। ओके, सो आपने ये भी देखा होगा, जब बहुत हैवी रेन होती है, ठीक है, तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं या बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अर्थवॉर्म्स है, लीचीज है, बहुत हैवी रेन होने पे ही वो बाहर आते हैं। अर्थवॉर्म्स, आप कहते हो ना कि बहुत बारिश हुई है अब सारे ऑर्गेनिजम्स बाहर आ गए हैं, इसका मतलब वो सॉइल में से बाहर आ गए हैं। अब इसका रीजन भी इसी आंसर में लाई करता है कि जब बारिश होगी देन जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल की एयर स्पेसिस हैं, उसमें तो वाटर फिल हो जाएगा। और वाटर फिल हो गया तो एयर तो उसमें खत्म हो जाएगी, बिकॉज एयर कम हो जाएगी उन एयर स्पेसिस में, बिकॉज उनकी जगह वाटर ने ले ली। अब जब तक वो वाटर नीचे सीप इन नहीं करता तब तक वो एयर स्पेसिस खाली नहीं होंगी। अब जो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको तो एयर चाहिए, बट उनको इतनी ज़्यादा एयर अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज एयर स्पेसिस में तो वाटर फिल हो गया है। तो इसलिए वो ब्रीथ करने के लिए वो सॉइल में से बाहर आते हैं। तो जनरली वी से कि बहुत बारिश हुई है दैट मीन्स ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे बाहर आ गए हैं, अर्थवॉर्म्स आ गए हैं। एक्चुअली वो किसी बारिश को एंजॉय करने के लिए बाहर नहीं आए, वो सिर्फ अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को करने के लिए बाहर आए हैं, क्योंकि उनको अंदर इतनी ब्रीदिंग की अवेलेबिलिटी, एयर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बिकॉज उनकी स्पेसिस में वाटर फिल हो गया, इसलिए वो दे विल गेट आउट ऑफ द सॉइल। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाहर आ जाएंगे एंड they would come out of the soil only during the heavy rains to breathe. So this was the concept here, and it shows that soil and water contains air in it. Now the last part, that is, how is the atmosphere, how is the oxygen in the atmosphere replaced? अब जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो कौन रिप्लेस करता है? सी, मैंने आपको ये चैप्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लास्ट चैप्टर किया था उसमें मैंने बताया था दैट प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इटसेल्फ बाय यूजिंग सनलाइट। इट अकर्स ओनली इन डे टाइम। एंड प्लांट्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन, जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स एनिमल्स करते हैं रेस्पिरेशन, वी टेक ऑक्सीजन इन and take out the carbon dioxide. Similarly, plants also perform the process of respiration. They also take in oxygen and give out carbon dioxide.
सो ऑक्सीजन वो इनटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, एंड फोटोसिंथेसिस भी अक्कर होगा जिसमें ऑक्सीजन को देना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना है. सो दीज आर ऑपोजिट प्रोसेसेस. कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बाहर जा रही है, बट इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आ रही है. सो डे टाइम में ऑक्सीजन जितनी बाहर जा रही है उससे बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन वो इनटेक कर रहे हैं. दैट मीन्स दे कंज्यूम वेरी लेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बट दे गिव आउट a large amount of oxygen during photosynthesis. तो respiration and photosynthesis का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहेगा. ठीक है, एक 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 टाइम पे वो दोनों प्रोसेस होंगे. बट हम क्यों कहते हैं कि ऑक्सीजन मतलब फोटो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज जो ऑक्सीजन वो कंज्यूम करते हैं उसके कंपैरेटिवली जो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 की अमाउंट हम कर लें, तो अगर 1 अमाउंट की ऑक्सीजन वो इनटेक कर रहे हैं तो 9 की ऑक्सीजन वो बाहर भी दे रहे हैं. तो वो बहुत कम कंज्यूम करते हैं और देते बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए बोला जाता है कि प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्लांट्स क्लैरिफाई द इन्वायरमेंट. सो प्लांट्स की इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल गई. नेक्स्ट इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दैट मीन्स कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के एक दूसरे के सर्वाइवल पे डिपेंड करते हैं. हम एनिमल्स, वी कैन से एनिमल्स और वी ह्यूमंस, हम ह्यूमंस के बिना प्लांट्स भी सर्वाइव नहीं कर सकते और प्लांट्स के बिना हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते. अब व्हाट हैपन्स हियर, सी. तो फोटोसिंथेसिस करने के टाइम पे प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी? जब हम ह्यूमंस एक्सेल करेंगे या एनिमल्स एक्सेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी. और वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए बहुत ज़रूरी है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. उसके बदले में दे विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन. वो ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है एंड इवन ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है टू ब्रीथ और फॉर रेस्पिरेशन. So breathing, we can say plants and animals, they interdepend upon each other. They both cannot survive without each other. Animals and plants की interdependence ये है कि plants animal के बिना भी survive नहीं कर सकते and जो animals हैं वो plants के बिना भी survive नहीं कर सकते. So this is the interdependence of plants and animals. Now the last concept of this chapter, that is the uses of air. ओके, सो बहुत सारे यूजेस हैं एयर के. सबसे पहले मूविंग एयर, जिसको विंड बोला जाता है, हेल्प टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल. जी, आपको पता है कि विंड मिल होती है, लार्ज नंबर ऑफ जो विंड मिल होती है वो लगाई जाती है, जिसको विंड फार्म बोला जाता है. तो ऐसे प्लेसेस में ये विंड फार्म्स सेटअप किए जाते हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है. फॉर एग्जाम्पल द साउथ रीजन ऑफ इंडिया और द कोस्टल प्लेसेस ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है. तो ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे विंड बहुत हाई स्पीड विंड चलती है वहाँ पे ऐसे फार्म्स लगाए जाते हैं. तो इनका काम क्या है? जो विंड मिल्स हैं दे आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो जब ये मूव करेंगे, मूविंग विंड इनके जो शैफ्ट्स हैं इनको रिवॉल्व करेगी. ये मूवमेंट से जो इनके साथ एक टरबाइन लगा होता है वो भी मूव करेगा. उस मूवमेंट से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. अदरवाइज और भी बहुत सारे यूज है विंड मिल्स के. दे ऑल्सो हेल्प टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूब वेल्स. ठीक है, एंड वो ट्यूबवेल्स में से जो पानी निकालना होता है अंडरग्राउंड से, वो भी जो विंड मिल है वो उसमें हेल्प करती हैं. तो यस, सो this is the use of windmill, and we can say this is the use of air because air is very important to move the windmill. Next, एयर हेल्प्स दी एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ग्लाइडर, ये सारी जो भी मूव करती हैं चीज़ें, ये फ्लाई करती हैं. मूविंग एयर ब्लो करती हैं इन चीज़ को, तभी वो हेल्प करती हैं उनको उड़ने में. इवन एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई. बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं तो उनको एयर हेल्प करती है. जब सपोज किसी दिन बिल्कुल एयर नहीं है तो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उड़ने के लिए. दे हैव टू फ्लैप देयर विंग्स वेरी हार्ड. अगर एयर वहां चलती हो तो उनको भी बहुत इजी हो जाए फ्लाई करना. ओके, इवन और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लाइक यू पंप एयर इनटू योर बाईसाइकिल टायर. आप बाईसाइकिल टायर में पंप करते हो एयर, तो एयर आपके बाईसाइकिल के टायर को भी, उसकी मूवमेंट को इजी बनाती है. और जब आप बैलून को इन्फ्लेट करते हो उसमें भी आप एयर को इंजेक्ट करते हो. उसके बाद
ये आपने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर में पढ़ा था, विनोइंग का प्रोसेस। तो विनोइंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम ग्रेन को हस्क में से अलग करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक पर्सन क्या होता है कि वो हाई प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, तो और वो ग्रेन को ऐसे ऊपर से जब करेगा तो जो लाइट वेट हस्क होती है वो उड़ जाती है साथ में, बट जो ग्रेन बीइंग हैवी वो नीचे गिर जाता है। मीन सेपरेशन करने में एयर उसमें हेल्प करती है। Even air helps in the dispersal of seeds and pollen grains of many flowers. अब आपको पता होगा कि फ्लावर्स के सेंटर में पोलन ग्रेन्स रहते हैं। देर आर स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट ओवर द फ्लावर्स। ठीक है, तो एयर की हेल्प से क्या होगा, एयर उन पार्टिकल्स को मूव करा के किसी और प्लेस पे भी लेके जा सकती है। अब जब वो सॉइल पे किसी और सॉइल पे गिरेंगे तो जो पोलन ग्रेन्स हैं या इवन जो सीड्स होते हैं, एयर उसको भी अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो जो सीड्स हैं या पोलन ग्रेन्स हैं, वो किसी और जगह सॉइल पे गिरेंगे या किसी और फ्लावर पे गिरेंगे तो नए प्लांट्स एंड नए फ्लावर्स विल ग्रो। तो ये उनकी प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लोइंग एयर के साथ साथ जो पोलन ग्रेन्स हैं या जो वी कैन से सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। इससे हमारी ग्रीनरी और बढ़ेगी बिकॉज न्यू प्लांट्स उसमें से ग्रो करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये थे एयर के यूजेस थे। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट।